हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि भारत के जो भारतीय संविधान है जिसका भाग 5 के अंतर्गत भारत की कार्यपालिका के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। भाग 5 के अंतर्गत भारत की कार्यपालिका, भारत की विधायिका एवं भारत की न्यायपालिका के बारे में चर्चा की गई। भारत की कार्यपालिका के प्रमुख अंगों में से एक है राष्ट्रपति और दूसरा सबसे प्रमुख अंग है भारत का उपराष्ट्रपति। इन दोनों के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं और इससे संबंधित भारतीय संविधान में जितने भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं उन सारे आर्टिकल्स के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। उससे पहले के वीडियो में अपने देख चुके हैं कि भारतीय संविधान का भाग 1 जिसमें भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है, भाग 2 जिसके अंतर्गत भारत की नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है, भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है, भाग 4 जिसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है, भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है और भाग 5 जिसमें भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में चर्चा की गई है। तो आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वह है भारत का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं दे रखा है। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? आर्टिकल 74 ये बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख जो होगा प्रधानमंत्री होगा। इतनी सी चर्चा की गई है प्रधानमंत्री के बारे में। तो यह बोला गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो अपनी स्वेच्छा से कार्य नहीं करेगा, उसकी सहायता एवं सलाह के लिए उसको जो सहायता दी जाएगी और उसको जो सलाह दी जाएगी उसी सलाह के आधार पर वो क्या करेगा, कार्य करेगा। और इस सलाह को देगा कौन? तो इस सलाह को देगा भारत का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। उसी मंत्रिमंडल की सलाह पर उसी सलाह पर क्या करेगा, भारत का राष्ट्रपति कार्य करेगा। इसलिए जब आपने भारत का राष्ट्रपति पढ़ रहे थे या जब अपने मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे थे तो मौलिक अधिकारों को जब अपने ने पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था समानता का अधिकार। उसके अंतर्गत अपने आर्टिकल 361 उसका जो अपवाद था उसको देखा था और उसके संबंध में बोला था कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर यानी भारत के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती उसके द्वारा किए गए कृत्यों के संबंध में। क्यों नहीं की जा सकती तो वो यहाँ पे थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति जो कार्य कर रहा है वो अपने स्वयं के विवेक से कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। वे सारे जितने भी कार्य कर रहा है वो भारत के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की जो सहायता है एवं सलाह है उस सलाह के अनुसार कार्य कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आगे क्या बोलता है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति तो वो किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता। आप सोचते हैं कि सर राष्ट्रपति के पास में इतना अधिकार है तो क्यों ना राष्ट्रपति मेरी नियुक्ति कर दी या आप जो वीडियो देख रहे हैं उनकी नियुक्ति कर दे, उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देता? ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से यह लिखाया गया है कि भारत का राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर नामित करेगा, नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा जो व्यक्ति क्या हो रहा है, लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त है। अगर लोकसभा में किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को अगर बहुमत प्राप्त है तो उसी व्यक्ति को क्या बनाएगा, भारत का प्रधानमंत्री बनाता है राष्ट्रपति। अगर किसी पार्टी को प्राप्त नहीं है तो किसी एक संगठन को प्राप्त होगा, मतलब अलायंस को प्राप्त होगा। दो तीन पार्टियों के द्वारा मिलकर एक अलायंस बनाया जाएगा। जैसे आपने देखा था कि बीच में दौर चला था एनडीए और यूपीए का दौर चला जिसमें किसी एक विशेष पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी, बहुमत नहीं मिलता था, तो अलग अलग पार्टियों ने क्या किया गया, एक अलग अलग से अलायंस बना लिया। जैसे बीजेपी के अध्यक्षता में क्या बनाया, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया। उसी प्रकार से यूपीए जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, इस कांग्रेस की अध्यक्षता में इसको बनाया गया। मतलब कांग्रेस यहाँ पे बड़ी पार्टी थी और इधर बीजेपी बड़ी पार्टी थी और यहाँ पर क्या कर दिया गया, समान विचारधाराओं की पार्टियों ने अपने क्या कर दिया है, अलायंस बना दिया है। तो किसको बनाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो या तो किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाता तो उस पार्टी को, या किसी अलायंस को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो क्या करेगा, वो उसको प्रधानमंत्री बना सकता है। अब यहां पर बात ध्यान देने लायक यह भी है कि अगर किसी भी पार्टी को अगर क्या नहीं मिलता, बहुमत नहीं मिलता है,
या लोकसभा त्रिशंकु हो जाती है, तो उस त्रिशंकु होने की अवस्था में क्या किया जाएगा? अगर मान लो लोकसभा त्रिशंकु हो जाना का मतलब क्या होता है? यानी किसी भी ना तो दल को ना ही किसी अलायंस को स्पष्ट मेजोरिटी प्राप्त होती है। मतलब लोकसभा की सीटें इस प्रकार से बढ़ गई है कि किसी को भी कोई भी साथ में आने के लिए तैयार नहीं है, समान विचारधाराओं से रिलेटेड नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, अलग अलग विचारधाराओं क्या हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करने में क्या कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। अब इस स्थिति में क्या हो जाती है, लोकसभा त्रिशंकु हो जाएगी। अब लोकसभा त्रिशंकु हो गई है, तो इस स्थिति में क्या करता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके पास में एक विवेकाधिकार शक्ति होती है। अब जिस भी पार्टी के पास में ज्यादा सीटें होगी उस पार्टी को क्या करेगा, वो प्रधानमंत्री को नामित कर सकता है। अब क्यों कर सकता है, क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति के पास में अपनी एक शक्ति है जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति। इस विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करके क्या कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति यानी कि जिसके पास में ज्यादा सीटें होती है उस व्यक्ति को, ज्यादा सीटें हो ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि यह उसकी विवेकाधिकार शक्ति है, लेकिन सामान्यतः उसी व्यक्ति को बुलाता है प्रधानमंत्री बनाने के लिए या सरकार बनाने के लिए जिसके पास में ज्यादा सीटें होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब 1979 में हुआ था, जब मोरारजी देसाई को बुलाया गया था, ठीक है, फिर HD देवगौड़ा को बुलाया गया था, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया गया था, तो ये अलग अलग समय पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया था, अलग अलग प्रधानमंत्री को इसी विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करके क्या किया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। 1 महीने का समय क्यों दे रहा है, क्योंकि 1 महीने के अंदर जैसे भी जुगाड़ तुगाड़ जो भी साम दाम दंड भेद अगर लगाकर अगर वह व्यक्ति या वह दल क्या कर सकता है, अपने लिए मेजोरिटी प्राप्त कर लेता है, तो मेजोरिटी प्राप्त कर लेता है तो क्या कर सकता है, वो सरकार बना सकता है। अगर एक बार मेजोरिटी मिल गई है तो 6 माह तक तो सरकार बनी रहेगी, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव 6 महीने बाद ही लाया जा सकता है। तो यहां पर यह देखना होगा अपने को कि अगर किसी के पास में स्पष्ट मेजोरिटी आ गई है, अगर 1 महीने के समय में अगर उसके पास में स्पष्ट मेजोरिटी आ गई है, बहुमत अगर उसने प्राप्त कर लिया है, तो वो क्या कर सकता है, सरकार बना सकता है। और अगर 1 माह के भीतर भी वो बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है और कोई भी पार्टी ऐसा अलायंस बनाने के लिए तैयार नहीं होती है, तो इस संबंध में क्या किया जाएगा कि फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जनता की कसौटी पर उतरना पड़ेगा। मतलब जनता के सामने आपको फिर से जाना पड़ेगा और फिर से एक आम चुनाव होगा और वहां पर चुनकर लाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब फिर क्या बात की गई है कि जो भारत का प्रधानमंत्री है वो भारत का प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यानी लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन के संबंध में यहाँ पे थोड़ा कुछ विपरीत स्थिति है। यहाँ पर क्या बोला गया है, ब्रिटेन में ये बोला गया है कि जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होगा वह केवल हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख रखा है HOC, यानी इसका मतलब है हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी निम्न सदन, जहां से जैसे कि अपने यहाँ पे निम्न सदन है या हाउस ऑफ कॉमन्स, अपने यहाँ का अगर बात करें तो लोकसभा है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी राज्यसभा यानी उच्च सदन, तो उच्च सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। कहां पर, ब्रिटेन में। अपने यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, कहीं का भी अगर व्यक्ति है तो वो क्या कर सकता है, वहां का क्या बन सकता है, आपका प्रधानमंत्री बन सकता है। इस संबंध में अगर आपने देखें तो HD देवगौड़ा जो राज्यसभा के सदस्य थे उनको बनाया गया था, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, ये तीनों ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य होने के साथ साथ में भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि लोकसभा में उनको बहुमत प्राप्त होना चाहिए, उस पार्टी को या उस जो अलायंस है उस अलायंस को क्या होना चाहिए, आपका बहुमत प्राप्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति के प्रति के प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अर्थ यह होगा कि जब तक आपके पास में लोकसभा में मेजोरिटी है, जब तक आप लोकसभा में बहुमत है आपके पास में, तब तक आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। लोकसभा में मेजोरिटी कब तक रहेगी, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का रहता है, इसलिए अगर सामान्यतः देखें तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 साल का रहेगा। हालांकि उससे पहले अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देता है, तो या तो फिर से चुनाव होगा या किसी नए व्यक्ति को क्या कर लिया जाएगा, नया नेता चुन लिया जाएगा। ऐसा भी क्या हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। उसके अलावा एक बात ये आपको ये बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, जिसमें यह बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के संबंध में क्या निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है कि भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, नामित होता है या फिर निर्वाचित होता है। तो यहां पर स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया है कि भारत प्रधानमंत्री की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा,
प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, न ही निर्वाचित होकर आता है, न ही नामित होता है। मतलब ना ही वो नॉमिनेटेड होता है, ना ही वो इलेक्टेड होता है, ना ही वो सिलेक्टेड होता है। वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है भारत का प्रधानमंत्री। इस बात को आप ध्यान रख लेना। कौन करता है? नियुक्ति होती है, इलेक्ट नहीं होता है, सिलेक्ट नहीं होता है और नॉमिनेटेड भी नहीं होता है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद में अगर अपने बात करें तो प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां होती है, तो प्रधानमंत्री की शक्तियों में सबसे पहले शक्ति ये अगर आप देखेंगे तो भारत का प्रधानमंत्री क्या करता है? राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को जो नियुक्त करता है उन नियुक्ति के संबंध में सलाह देता है और उसी सलाह के संबंध में राष्ट्रपति क्या करते हैं? उन मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो आर्टिकल 75 बताता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यहां पर लिखा हुआ, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह प्रधानमंत्री की एक शक्ति है या उसका कार्य है। ठीक है, नियुक्ति कर रहा है तो बर्खास्त भी प्रधानमंत्री की सलाह पे ही करेगा। उसके अलावा अगर उनके मंत्रियों का परिवर्तन, उनके मंत्रालयों का परिवर्तन करना है, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में उनको ट्रांसफर करना है, तो उन मंत्रालयों को ट्रांसफर करने का काम भी किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन सभी जितने भी कार्य हो रहे हैं वे सारे जो कार्य होंगे वे किसकी सलाह पर होंगे? प्रधानमंत्री की सलाह पर किए जाएंगे। अब अगली बात आती है कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, मतलब जो आपका पूरा कैबिनेट होता है, उस कैबिनेट होता है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होता है, इस काउंसिल की क्या करता है? अध्यक्षता करता है और उसके जो फैसले होते हैं उन फैसलों को क्या करता है? प्रधानमंत्री क्या करता है? प्रभावित भी करता है। ठीक है, किसी भी मंत्री को क्या कर सकता है? उसको त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है या उसको बर्खास्त भी क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री करवा सकता है राष्ट्रपति को बोलकर। सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, मतलब अगर नॉर्मली अगर बात देखें कि अगर कोई भी सरकार पर सवाल उठाया है तो अपने डायरेक्ट क्या बोलते हैं? इस संबंध में प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को ही जवाब देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई प्रधानमंत्री को जवाब? क्योंकि वह सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। जैसे अगर अपने अभी कंटेस्ट में देखें तो भारत और चीन के बीच में जो एक डिस्प्यूट हुआ है, उस डिस्प्यूट में अगर अपने क्या कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता क्या बोल रहे हैं? विपक्ष के नेता ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं, शायद प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री मुख्य प्रवक्ता है, मतलब प्रधानमंत्री को क्या देना चाहिए? अपना जवाब देना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है विपक्ष के द्वारा? क्योंकि मुख्य प्रवक्ता होता है प्रधानमंत्री, मुख्य प्रवक्ता होता है, सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, इसलिए प्रधानमंत्री को मतलब प्रधानमंत्री से पूछते हैं नॉर्मली विपक्ष में जो भी बैठे होते हैं। कोई भी बीजेपी बैठेगी तो बीजेपी, कांग्रेस बैठेगी तो कांग्रेस, जो भी विपक्ष में होगा वहां पर वो क्या कर देगा? वहां का जो भी मुख्य होगा उससे पूछा जाएगा। सेनाओं का क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख होता है। हाँ, मैंने आपको एक बात बताई थी कि राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? युद्ध की घोषणा करते हैं, युद्ध का अंत की घोषणा करते हैं। इन सारी की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन करवाता कौन है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद ही करवाता है। मतलब सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, मतलब युद्ध की घोषणा और युद्ध के अंत के बारे में जो निर्णय लिया जाता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा लिया जाता है। विभिन्न आयोगों का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो होता है वो विभिन्न अलग अलग आयोगों का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जैसे आपने अगर देखा होगा तो क्या होता है कि प्रधानमंत्री अलग अलग आयोग हैं, जैसे बहुत सारे आयोग हैं अपने भारत में, उन सारे आयोगों का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जैसे योजना आयोग हो गया, क्या होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय जल संसाधन हो गया, इसका क्या होता है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद हो गया, इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। विदेश जो नीति होती है, भारत की जो विदेश नीति होता है, उस विदेश नीति को बनाने का मुख्य विदेश मंत्रालय का सहायता कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो क्या होता है, राष्ट्रपति को यह सलाह देता है, किस संबंध में सलाह देता है कि किसी भी सत्र का अवसान किया जाए, सत्र अवसान किया जाए और सत्र को समाप्त किया। सत्र अवसान करना यानी सत्र आहन और सत्र अवसान। सत्र आहन करना यानी सत्र को बुलाना, जैसे अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र अवसान यानी सत्र को समाप्त कर देना, बस बहुत सारी बैठक हो गई, बहुत सारी चर्चाएं कर ली, अब क्या करना है? इस सत्र को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो सत्र अवसान करता है और सत्र आहन करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? इस कार्य को कर सकता है। और क्या कर सकता है राष्ट्रपति को? और यह कर सकता है कि
लोकसभा जो होती है उस लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग करने का भी बोल सकता है राष्ट्रपति। मतलब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे देगा, मंत्रिमंडल बस क्या हो जाएगा समाप्त, मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, लोकसभा भंग हो जाएगी। भंग हो जाने पे क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, या तो नया चुनाव आएगा या फिर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इस तरह की भी शक्तियां होती है प्रधानमंत्री के पास में। और आगे बताएं आर्टिकल 75 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 75 बोलता है प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो मंत्रिपरिषद होता है, जो मंत्रिपरिषद होता है, और मंत्रिपरिषद जो होती है वो संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए क्या होती है, संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से क्या होती है, लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इसलिए जब भी आपने देखा होगा कि किसी भी एक मंत्री के द्वारा कुछ भी किया जाता है ना, तो समस्त मंत्रिमंडल को क्या किया जाता है, टीज करने लग जाता है, मतलब उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, और प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि ये जो मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहां पर यह बात इंटरेस्टिंग है कि 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में लाया गया। पहले क्या होता था दोस्तों कि अलग अलग क्या संगठन बनने लग गए थे, अलग अलग संधियां होने लग गई थी सरकारों के बीच में, क्योंकि किसी के पास में भी स्पष्ट मेजोरिटी नहीं हुआ करती थी। 2014 से अब अगर आप देखेंगे 1996 तक, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले वाले तक की देखेंगे, तो ऐसा समय आया था कि भारत में इंदिरा गांधी जी या फिर राजीव गांधी जी के बाद में अगर देखेंगे तो स्पष्ट मेजोरिटी किसके पास में भी नहीं देखने को मिली है। तो क्या होता था, अलग अलग क्या बन गए थे, अलायंस बन गए थे। अब इन अलायंस में क्या होता था कि सब शर्तें रहती थी, तो शर्तों के हिसाब से मंत्री पद बांटे जाते थे, तो भर भर के मंत्री पद बांटने लग गए। घास खाने वाला मंत्री, बिना घास खाने वाला मंत्री, ठीक है, कार चलाने वाला मंत्री, कार के नीचे आने वाला मंत्री, मतलब ये तो कहने की बात है, मतलब अलग अलग करने काई के मंत्री बनाने लग गए। अब ये मंत्री बनाने लग गए तो बाद में क्या हुआ कि इसको हतोत्साहित करने के लिए कि बहुत सारे मंत्री पद बढ़ने लग गए हैं, तो बहुत सारे मंत्री हो गए, 500 है तो 500 कोई मंत्री बना दो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया गया, संविधान संशोधन लेकर आया गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब उस किताब में कुछ संशोधन किया गया, वो आया 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, और इसमें मंत्री परिषद की संख्या क्या कर दी गई कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। किसकी 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं, उन लोकसभा की सारी सीटों, मतलब 545 से 545 की 15% कितना होगा, 81 के लगभग आएगा। तो 81 से ज्यादा प्रधानमंत्री परिषद नहीं बन सकता, मतलब जितने भी मंत्री हैं वो उनकी संख्या 81 से ज्यादा नहीं रहेगी किसी भी परिस्थिति में। कोई भी मंत्री, अगर बात करें तो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, जैसे एस जयशंकर जी को ही आपने देखा था। एस जयशंकर जी कहीं से भी चुनाव लड़कर नहीं आए थे। अब एस जयशंकर जी को क्या बना दिया गया, विदेश मंत्री बना दिया गया। अब उनको कैसे मंत्री बना दिया, ना तो वो लोकसभा के सदस्य हैं, ना तो वो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहा था, तो किसी भी व्यक्ति को अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको प्रधानमंत्री या किसी भी प्रकार का मंत्री बनाया जा सकता है। कब तक बनाया जा सकता है, 6 महीने तक। 6 महीने के भीतर, 6 माह के भीतर उसे संसद की किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ले ली, अगर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ले ली उसने, तो मंत्री पद पर बना रहेगा। उस प्रकार से एस जयशंकर जी को क्या कर दिया गया, बाद में राज्यसभा की एक सीट से अपॉइंट कर दिया गया, और राज्यसभा से वो अभी क्या है, सांसद है, और वो क्या है, अभी मंत्री बन गए हैं। तो मतलब कोई भी मंत्री अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बन सकता है। 6 माह के भीतर उसे किसी न किसी सदन की क्या करनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 77 क्या बोलता है, आर्टिकल 77 यह बोलता है कि भारत सरकार के जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, वे सारे कार्य जो किए जाएंगे वे भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। जितने आदेश निर्देश, जितनी भी नोटिफिकेशन वगैरह निकाले जाएंगे वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही निकाले जाएंगे। आर्टिकल 78 यह बोलता है कि प्रधानमंत्री का कुछ उत्तरदायित्व बनता है राष्ट्रपति के प्रति। क्या उत्तरदायित्व बनता है कि जितने भी प्रशासन संबंधी कार्य प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किए जा रहे हैं, और जितने भी विधायी संबंधी कार्य किए जा रहे हैं, उन सारे कार्यों की सूचना राष्ट्रपति के पास में देना। अगर उसके पास में, राष्ट्रपति जी के पास में नहीं है सूचना, तो उनको सूचना से अवगत कराना, या राष्ट्रपति जी के सूचना मांगे जाने पर प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि यह सूचना उनको दे। उसके अलावा यह भी उसका कार्य होता है कि अगर किसी मंत्री ने अपने मंत्रालय के संबंध में कोई विनिश्चय कर लिया है, और वह विनिश्चय क्या मंत्रिमंडल के सम्मुख नहीं रखा है, तो उस मंत्रिमंडल के सम्मुख रखवाने का कार्य किसको करवाना होता है, प्रधानमंत्री को करवाना होता है। यह बात किसमें की गई है, आर्टिकल 78 में की गई है। आर्टिकल 88 क्या बोलता है, आर्टिकल 88 यह बोलता है कि कोई भी मंत्री
चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, कोई भी मंत्री किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है। सामान्यतः लोकसभा का जो सदस्य है वो लोकसभा में बैठता है और राज्यसभा का सदस्य हो राज्यसभा में बैठता है। लेकिन मंत्री जो होता है कोई भी मंत्री होगा तो वो मंत्री क्या होगा कि लोकसभा में बैठ सकता है और राज्यसभा में बैठ सकता है। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठ सकता है मंत्री लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, लेकिन और उसमें चर्चा में भाग भी ले सकता है। कोई उससे क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो उन क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकता है। लेकिन किसी भी बिल पर अगर वोटिंग हो रही होगी तो उस वोटिंग के समय क्या करना पड़ेगा, उसको अपने सदन में जाना पड़ेगा। जैसे लोकसभा का सदस्य है वो मंत्री और राज्यसभा में आकर क्या कर रहा है, किसी चीज पर चर्चा कर रहा है, तो जब भी इस चीज पर चर्चा होगी, इस चीज पर इसके फैसले लेने या इसको समाप्त करने या इसको जारी रखने पर चर्चा होगी, तो वो अपने सदन में जाएगा वापस लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में वोटिंग करेगा, राज्यसभा में वोटिंग नहीं करेगा। मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी मंत्री किसी भी सदन में कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, वहां पर बोल सकता है, अपने विचारों को रख सकता है, लेकिन जब वोटिंग की बात आएगी तो केवल वोटिंग किस में करेगा, अपने सदन में ही जाकर करेगा। इसके बाद बात करें तो जो मंत्री परिषद होता है, उस मंत्री परिषद को अगर अपने देखें तो जो मंत्री होते हैं वो मंत्री 4 टाइप के होते हैं दोस्तों। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक होता है उप मंत्री। 4 प्रकार के मंत्रियों के बारे में भारत में चर्चा की गई। अब इन 4 प्रकार के मंत्रियों में अगर देखें अपने तो सबसे पहला जो मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन होता है, तो कैबिनेट मंत्री जो होता है वो अपने विभाग का अध्यक्ष होता है। अपने विभाग से संबंधित जितने भी फैसले लेने होते हैं वो फैसले लेने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जैसे कोई शिक्षा विभाग का है तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं उस शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री है, मतलब उस शिक्षा विभाग से संबंधित जितने भी फैसले उनको लेना होंगे तो वो स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। लेकिन उनकी सहायता एवं सलाह के लिए होता है राज्य मंत्री। क्या होता है, राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री की सहायता एवं सलाह के लिए क्या होता है, एक राज्य मंत्री होता है, जो कैबिनेट मंत्री के जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए क्या करता है, उसको सहायता एवं सलाह देता है। एक होता है उप मंत्री वो होता है जो राज्य मंत्री की सहायता एवं सलाह के लिए होता है। राज्य मंत्री की सहायता एवं सलाह के लिए होता है। तो सर ऐसा बड़ा क्यों रहे हो, जब भी मंत्रिमंडल का आकार बढ़ाना होगा तो ऐसे किया जाएगा, मतलब कैबिनेट मंत्री तो उसका राज्य मंत्री फिर उप मंत्री, तो ये कैबिनेट का आकार बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मोदी जी बात करते हैं मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कम से कम मंत्री रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा गवर्नेंस देंगे, इसके बारे में भी बात करते हैं मोदी जी। ठीक है, तो मिनिमम गवर्नमेंट की बात करता है, मतलब कम से कम मंत्रियों को रखेंगे और उनको ज्यादा ज्यादा विभाग देंगे और ज्यादा से ज्यादा काम करवाने का उनसे कार्य करेंगे, इसको बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट। अब कैबिनेट जो मंत्री होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, उसके लिए सहायता के लिए होता है, और उप मंत्री उसकी सहायता के लिए होता है। अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये होता है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि कोई मंत्रालय होता है, जो मंत्रालय क्या होता है, उस मंत्रालय का जो कैबिनेट मंत्री होता है उस कैबिनेट मंत्री की या तो स्वास्थ्य खराब हो गया या उसकी मृत्यु हो गई या किसी कारणों से वो क्या नहीं कर पा रहा है, विदेश में गया हुआ है, तो उन किसी भी कारणों से वो क्या नहीं कर पा रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है जो उस मंत्रालय के संबंध में उसके बनते हैं। तो अब क्या किया जाएगा, अब यह किया जाएगा कि जो भी उस कैबिनेट मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री होगा, जो उसका राज्य मंत्री होगा, उस राज्य मंत्री को क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाएगा कि आप एक काम करो, अभी आपके पास में कैबिनेट मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, कैबिनेट मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दे रहे हैं। आप राज्य मंत्री हैं अभी तक, तो राज्य मंत्री से आप बन जाओ कैबिनेट मंत्री, लेकिन कब तक बने रहोगे, जब तक आपके मंत्री जो कैबिनेट मंत्री पहले हैं वो मंत्री वापस लौट कर नहीं आ जाते, तब तक आप मंत्री बनेगा कैबिनेट मंत्री के तौर पर। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, कैबिनेट मंत्री के तौर पर कार्य करने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक आपने बात की होगी कि सुपर कैबिनेट, तो सुपर कैबिनेट से संबंध यहाँ पर इस बात से होता है कि सुपर कैबिनेट का मतलब क्या होता है, जो आपने नीति आयोग देखा होगा या इससे पहले जो आपका योजना आयोग था, वो योजना आयोग क्या करता था, आपका योजना आयोग एक सुपर कैबिनेट की तरह काम करता था, क्योंकि योजना आयोग सीधे सीधे किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री के अंतर्गत रहकर कार्य करता था, इसलिए उसे क्या बोल दिया गया था, संथानम जी करके थे, उन्होंने एक बोल दिया था जो योजना आयोग है या प्लानिंग कमीशन या अभी वर्तमान का नीति आयोग अगर देखें तो उसको क्या बोल दिया था, सुपर कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया था। एक होता है किचन कैबिनेट से संबंध यहाँ पर यह होता है कि प्रधानमंत्री और जो उसके कैबिनेट मंत्री रहते हैं, तो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री उसमें क्या होता है कि उनके परिवार वाले भी थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री उनकी फैमिली से भी क्या लेते हैं, कुछ सलाह करते हैं, कुछ सहायता लेते हैं, थोड़ी बहुत किसी न किसी मामलों पर ले लेते हैं। तो उस संबंध में जब प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट के जो परिवार के जो सदस्य हैं, अगर वो भी सदस्य
क्या करने लग जाए, किन्हीं फैसलों को अगर प्रभावित करने लग जाए तो उसको कह दिया जाता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट के नाम से संबोधित किया जाता है। यह जब देखा गया था, जब इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री थे, तो उनके जो फैमिली होती थी, वो फैमिली पूरा बैकग्राउंड जो होता था वो क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप करता था या फैसलों को प्रभावित करता था, या फिर अपने ये बोल सकते थे उनकी सहायता या सलाह ली जाती थी, इसलिए उनको क्या बोल दिया गया है, किचन कैबिनेट। कुल मिला के किचन कैबिनेट का आशय यह है कि कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री की जो फैमिली वाले से थोड़ी बहुत सहायता सलाह ली जाती है और उन सहायता सलाह को कभी माना जाता है या नहीं माना जाता है, या फिर सहायता लेकर उससे कार्य करते हैं, तो उसको बोल दिया जाएगा किचन कैबिनेट। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।